अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जाहिद महमूद। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज साथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमारे जो लेक्चर्स थे वो अपलोड नहीं किए जा सके, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम थी उसने इन इश्यूज को रिजॉल्व किया है और अब इंशाल्लाह आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की न्यू बुक्स के जो लेक्चर्स होंगे वो डेली बेसिस पे आप लोगों को हमारे इस ऑफिशियल चैनल सात समुंदरी पर मिला करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका जो पहला टॉपिक है वो आज हम लोग करते हैं। तो आइए पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास पहला चैप्टर है जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है अपने तमाम लेक्चर्स में। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारी बुक पे कि जो पीरियोडिक टेबल है पीरियोडिक टेबल ये टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस कि साइंस की हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कैसे था कि पीरियोडिक टेबल जब हम लोगों ने डेवलप किया तो इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी मदद से बहुत सारी इनोवेशंस जो थी वो लाई गई हैं साइंस में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली आपके पास एक टेबल है। टेबल में आप लोगों को आइडिया है कि दो चीजें बेसिकली मौजूद होती हैं। नंबर 1, एक तो आप लोगों के पास टेबल के अंदर हॉरिजेंटल रोज होती हैं, हॉरिजेंटल रोज जिनको हम लोग नाम दे देते हैं पीरियड्स का। और दूसरा जो है वो हमारे पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रुप्स का। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी सेम यही चीज जो थी इसी को मद्देनजर रखा गया। हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स इनकी मदद से एक टेबल बनाया गया जिसको हम लोग नाम दे देते हैं पीरियोडिक टेबल। और इसको डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और इसने पीरियोडिक टेबल को आपकी बुक में एक चीज, एक वर्ड जो है उसके थ्रू उसने इसको मेंशन किया है। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है इट इज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इट इज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके बाद अभी हम लोग उसने साथ बात मेंशन की है कि इस वक्त तक टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं जिनको अरेंज किया गया है एक टेबल की फॉर्म में जिसको नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल। और इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बच्चों डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट केमिस्ट थे, उनकी डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। उन डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस को आज हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है। जिसमें सबसे पहली जो आप लोगों के पास है यहां पे कंट्रीब्यूशन वो है वर्क इन प्री हिस्टोरिक एरा। वर्क इन प्री हिस्टोरिक एरा। अब सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि ये प्री हिस्टोरिक एरा होता क्या है। ये बेसिकली बच्चों वो वाला टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में रिटन फॉर्म में हमारे पास
कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, उसको नाम दे देते हैं प्री हिस्टोरिक एरा में। तो वो कहता है आपकी बुक में कि प्री हिस्टोरिक एरा में कुछ एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं, वो कहता है जी मैनी एलिमेंट्स वर known in prehistoric era such as, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास था गोल्ड, यूरियम, इसके बाद सिल्वर, एजी एजेंटम, इसके बाद हमारे पास है आयरन, हमारे पास है फास्फोरस, हमारे पास था सिल्वर, वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक। ये जो है हमारे पास चंद एलिमेंट्स उसने आपकी बुक पे मेंशन किए हैं जो कि प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर नॉन एलिमेंट्स, जिनको हम लोग नाम दे देते हैं, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं। इनके बाद आपके पास जो सबसे पहला वर्क आता है दैट इज द वर्क ऑफ एंटोनी लेवोइजियर। वर्क ऑफ एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर ने 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के अंदर इसने क्या किया था? इसने क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि 18th सेंचुरी में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इसने उन एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मेटल्स थी और एक नॉन मेटल्स। अब इसने किस तरह से डिवाइड किया, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है कि उसने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लोग जमीन से डिग करते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं, उनको नाम दे दिया गया मेटल्स का। और जो नेचुरली अवेलेबल थे हमारे पास, जिनको हमें खोदना ना पड़ा जमीन को, वो वैसे ही हमारे पास हासिल हो गए, उनको नाम दे दिया गया नॉन मेटल्स का। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड बेटा बेसिकली मेटल है, ये मेटल वर्ड ग्रीक वर्ड मेटलॉन से निकला है। इस मेटलॉन का मतलब है टू डिग, किसी चीज को खोदना। तो एंटोनी लेवोइजियर ने भी सेम इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए जो एलिमेंट्स थे इसके दौर में, इसने कहा ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लोग जमीन से खोद कर हासिल करते हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं मेटल्स का, और जिनको हम लोग हासिल करते हैं वैसे ही जमीन को हमें खोदना नहीं पड़ता, उनको नाम दे दिया उसने नॉन मेटल्स का। नॉन का मतलब होता है नॉट, तो मेटल जैसे मैंने अभी बताया मेटलॉन, तो ओवरऑल नॉन मेटल का मतलब बन जाएगा नॉट टू डिग। तो ये आपके पास एंटोनी लेवोइजियर का वर्क था। एंटोनी लेवोइजियर के बाद हमारे पास जो वर्क आता है दैट इज वर्क ऑफ डोब्राइनर। डोब्राइनर का क्या काम था? डोब्राइनर ने 1829 के अंदर अपना एक लॉ पेश किया जिसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ट्राइएड्स का। इसने भी बेसिकली क्या किया था? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया, किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। किस तरह से? ट्राइएड, ट्राइएड का मतलब होता है तीन। इसने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, उसको नाम दे दिया जाता है लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब किस बेस पे इसने दिया था ये लॉ? इसने एलिमेंट्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया? इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, जिसको एटॉमिक मैस बोल देते हैं हम लोग।
कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की बेस पे इसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, तो उसको उसने नाम दे दिया लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब इसके अंदर इसकी एक स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ ट्राइएड्स की, वो क्या थी? इसने बोला था द एटॉमिक वेट ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट is the average of other two elements। इसने कहा कि जो सेंटर में मौजूद एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट्स को हम जमा करेंगे और उसको जब हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। इसकी जस्टिफिकेशन थी इसके पास, इसने जस्टिफाई इसको कैसे किया हम एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देखें, लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इन तीनों का उसने एक ग्रुप बनाया था। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, पोटाशियम का होता है 39। तो अभी हमने क्या बोला है कि पहले का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक मास, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो वो किस तरह से, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 46 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 23 यूनिट्स। तो ये जो 23 था दैट वाज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ये सोडियम का एटॉमिक वेट था। इसी तरह से इसने बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको भी डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर आपकी बुक में उसने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल जो है इसी को कोट किया हुआ है। अब इसका कुछ ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक इसका क्या था, अभी हम लोग इसके ड्रॉबैक को थोड़ा सा देखते हैं कि ट्राइएड्स का ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक ऑफ ट्राइएड्स, ये बेटा आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ट्राइएड्स का ड्रॉबैक बेसिकली था क्या। ड्रॉबैक ऑफ ट्राइएड्स जो है ये क्या था बेसिकली, इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। वो कहता है जितने भी एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए थे उनमें हर एक में ऐसा नहीं हो रहा था। इसी ग्रुप में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स, इसी के अगर हम 3 एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन तीनों को अगर हम लोग देखें तो रुबीडियम का एटॉमिक वेट है 85, फ्रांसियम 85.4 होता है, हम रफली इसको 85 लिख लेते हैं। फ्रांसियम का होता है एटॉमिक वेट 223। तो होना यह चाहिए था कि इन दोनों के एटॉमिक वेट को जब हम लोग जमा करें तो क्या आना चाहिए था, सीजियम का एटॉमिक वेट आना चाहिए था। अभी हम देखते हैं, कहता है जी 85 प्लस 223 ओवर 2, इसको जब हम लोग करते हैं तो ये रफली हमारे पास 154 यूनिट्स आता है। तो लेकिन जो सीजियम है, सीजियम का एटॉमिक वेट है 132, तो ये 154 आया, आना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्राइएड्स 154, लेकिन आया कितना 132। तो ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये इसका ड्रॉबैक था जहां पर इसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आए हमारे पास जो के थे वर्क ऑफ न्यूलैंड्स। वर्क ऑफ न्यूलैंड्स, न्यूलैंड ने अपना काम किया पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड। इसने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। 1864 के अंदर 1864 के अंदर इसने 62 जो एलिमेंट्स थे इनको अरेंज किया 1864 में। और इसने क्या कहा, इसने अपना एक लॉ दिया जिसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, जिस तरह ट्राई का मतलब 3 होता है उसी तरह ऑक्टा का मतलब होता है बेटा 8। इसने क्या कहा था, इसने कहा
कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज इस तरह से करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले के साथ कॉमन होगी। इसने बेसिकली म्यूजिकल नोट्स की बेस पे अपना ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। जिस तरह से ये आप लोगों के पास म्यूजिकल नोट्स हैं, सा रे गा मा पा दा नी, और इसके बाद दोबारा क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो सेम उसी तरह से इसने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे दोबारा क्या आ गया है, सा आ गया है। तो इसीलिए इसने ये म्यूजिकल नोट्स जो थे, इन म्यूजिकल नोट्स की बेस पे अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले एलिमेंट के साथ कॉमन होंगी। तो इसी को उसने जस्टिफाई भी बाद में किया। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एवरी 8th element has some common properties with first one। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉमन किसके साथ होंगी, पहले के साथ। इसी को अगर हम लोग जस्टिफाई करेंगे तो इसकी आगे हमारे पास जस्टिफिकेशन आ रही है कि किस तरह से हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ जो है वो कॉमन है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। इसकी जस्टिफिकेशन है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये देखिए जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अगर मैं फ्लोरीन, ये जो है लिथियम, सॉरी, इसको नंबर 1 कंसीडर करता हूं, तो ये 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा सोडियम। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम और सोडियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह अगर मैं ब्रिलियम को नंबर 1 कंसीडर करता हूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम। इसी तरह हम अगर कार्बन को डिस्कस करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉमन होंगी पहले के साथ। और ये उसने इसको अरेंज भी इसी तरह से किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहला ड्रॉबैक तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ 62 एलिमेंट्स को कवर कर रहा था, बाकी एलिमेंट्स को ये कवर नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हमारे पास दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद ये आगे फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया बाद में लूथर मेयर ने। तो न्यूलैंड के वर्क के बाद अभी हमारे पास आता है वर्क ऑफ लूथर मेयर। वर्क ऑफ लूथर मेयर। ये जो लूथर मेयर था, इसने 1864 के अंदर ही, 1864 में ही क्या किया, इसने ग्राफ बनाया एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए थे 62 एलिमेंट्स, उनकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब भी हम लोग, आपको पता है, ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सिस होते हैं दो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इसने क्या किया, इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया था। एटॉमिक वेट को इसने रखा जी एक्स एक्सिस पर, जबकि जो एटॉमिक वॉल्यूम था इसको उसने रखा वाई एक्सिस पे। जैसे ही इसने रखा तो इसके पास एक कर्व बनना शुरू हो गई एलिमेंट्स की। वो कर्व किस तरह से थी, वो अगर ये मेरे पास इस तरह से अगर आपको शो करवाऊं, तो ये है
हमारे पास वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे उसने रखा एटॉमिक वेट और वाई एक्सिस पे उसने एटॉमिक वॉल्यूम को, एटॉमिक वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। जैसे ही उसने रखा तो उसके पास एक इस तरह की कर्व जो थी वो बनना शुरू हो गई। इस तरह की कर्व्स जो थी वो आना शुरू हो गई। अब इन कर्व्स में हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं। एक तो हमारे पास कर्व की जो पीक्स हैं, पीक्स के ऊपर जब देखा गया तो कर्व की पीक के ऊपर हमारे पास आ गए अल्कली मेटल्स। ये राइट डाउन कर लेना है आप लोगों ने कि जो पीक थी, पीक के ऊपर हमारे पास आई अल्कली मेटल्स। यहां पर जो इस ग्राफ की हमारे पास पीक थी, पीक के ऊपर हमारे पास अल्कली मेटल्स आ गई। ये जो उसने ग्राफ प्लॉट किया था उसकी पीक के ऊपर अल्कली मेटल्स थी। अब ये ग्राफ जो है ये यहां से शुरू हो रहा है तो इसका बॉटम है। बॉटम में जब देखा गया तो बॉटम में ट्रांजिशन मेटल्स आई, बॉटम के ऊपर ट्रांजिशन मेटल्स आ गई। इसके बाद हमारे पास 2 हाफ है इस ग्राफ के, एक होता है असेंडिंग हाफ और एक होता है डिसेंडिंग हाफ। जो असेंडिंग हाफ था, असेंडिंग हाफ, ये वाला जो असेंडिंग हाफ है, ये आपके पास असेंडिंग हाफ होता है इस तरह से, ये असेंडिंग हाफ है। ये जो असेंडिंग हाफ है, असेंडिंग हाफ के ऊपर यहां पर मौजूद थे हैलोजेंस। और जारी सी बात है इसका बाद में क्या आएगा, ये डिसेंडिंग हाफ भी है, दैट इज द डिसेंडिंग हाफ। तो कर्व का जो डिसेंडिंग हाफ था, डिसेंडिंग हाफ, इस डिसेंडिंग हाफ पर हमें देखने को मिले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे वो इसके डिसेंडिंग हाफ में मौजूद थे, लेकिन इसका भी यही ड्रॉबैक था कि ये भी सिर्फ 62 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पा रहा था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्क था वो है मेंडलीफ का, जिसको अभी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि वर्क ऑफ मेंडलीफ, जो डिमिट्री मेंडलीफ था, रशियन केमिस्ट था, उसका काम क्या था। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेनरी मूजले की, और ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये क्लियर हो जाएगा। आए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडलीफ का जो वर्क था वो क्या था। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे वर्क ऑफ मेंडलीफ। तो यहां पर हमारे पास वर्क ऑफ मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ 1869 के अंदर इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो इसीलिए इसको नाम भी क्या दिया गया है, इसने प्रॉपर फॉर्म में एक पीरियोडिक टेबल जो था वो ऑर्गेनाइज किया था, जो कि इतना वैल्यूएबल पीरियोडिक टेबल था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे इसने उनकी जगह जो थी वो खाली छोड़ दी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो डिस्कवर हुए तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली उस जगह पर फिट हो रहे थे। तो इसलिए इसको उन्होंने नाम एक दिया, that is father of periodic table, is father of periodic table। इसने क्या कहा था, इसने कहा कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, ये बात जहन में रखनी है बेटा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, जिसको अभी हम लोग लिखते भी हैं। इसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द
periodic function of their atomic masses। ये आप लोगों के पास इसका मेन लॉ था, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं अगर इनको हम अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसी को मैंने ये सिंपल वर्ड्स के अंदर सम अप किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसके कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था इसके अंदर आइसोटोप्स के लिए कोई किसी किस्म की स्पेस मौजूद नहीं थी। सेकेंडली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं लेकिन उनको सेम ग्रुप में रखा, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनके साथ इसने जिंक, कैडमियम और मरकरी को भी प्लेस कर दिया था, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट है। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि नोबल गैसेस जो थी वो मेंडलीफ के टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई। मेंडलीफ के टाइम में डिस्कवर नहीं हुई थी तो नोबल गैसेस जो थी वो इसके पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं थी और ना ही कोई नोबल गैसेस की स्पेस। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बाद इसके जो ड्रॉबैक्स थे इनको ओवरकम किया हेनरी मूजले ने। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वर्क ऑफ एच मूजले। हेनरी मूजले का क्या काम था, किस तरह से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया? 1913 के अंदर इसने एलिमेंट्स के जो थे वो एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स इनको डिटरमिन किया बाय एक्सरेज एमिशन। चैप्टर 2 उसके अंदर जाकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी हुई तो इसी की बेस पे इसने अपना एक पीरियोडिक टेबल दे दिया जो कि जितने भी फ्लॉज थे, जितनी भी लिमिटेशंस थी, जितने भी ड्रॉबैक्स थे मेंडलीफ के, उनको ओवरकम किया गया 1913 में जब मूजले ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। इसने कहा कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे तो ये बड़े बेटर वे में अरेंज हो जाएंगे और जितने भी ड्रॉबैक्स थे मेंडलीफ के वो सारे के सारे यहां पर ओवरकम हो जाएंगे। तो इसने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको नाम दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे पास है क्या? ये स्टेट करता है जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic numbers। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वो आप लोगों ने यहां पर इसी तरह से स्टेट करना है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक प्रॉपर पीरियोडिक मैनर के साथ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये वर्क था हेनरी मूजले का और ये इसने पीरियोडिक टेबल जो था वो इसकी बेस पे अरेंज किया और जितनी भी फ्लॉज थी, लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे ओवरकम हो गए। ये हमारे पास पहला लेक्चर था जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था पीरियोडिक टेबल का कि पीरियोडिक टेबल को लेकर डिफरेंट साइंटिस्ट की, डिफरेंट केमिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।